हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेटा विलयन। तो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि क्या है ना। विलयन चैप्टर जो है उसमें जितना आंकिक प्रश्न है उतनी ही थ्योरी है, डायग्राम्स हैं, है ना, ग्राफ है, तो सब कुछ है जो तुमको केमिस्ट्री में मिल सकता है, वो सब इस चैप्टर में है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विलयन। सबसे पहले अगर हम ये समझना चाहें कि विलयन है क्या, तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। परिभाषा क्या देंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्यारी सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो सममांगी किसे कहते हैं समझना है। अब सममांगी समझने के लिए मान लो तुम किसी क्लास में बैठे हो। जब तुम किसी क्लास में जाकर के बैठते हो तो ये थोड़ी नहीं सोचते हो कि कहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, नाक उठा के कहीं भी बैठ जाओ। उसमें क्या है, हाँ, सब तरफ ऑक्सीजन बराबर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कमरे में एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो एक समान रूप से वितरित है तो उसे क्या कहेंगे? सममांगी। जैसे कि अगर हम एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक लेकर घोल दें और ऊपर का एक चम्मच पी के देखें तो जितना नमकीन होगा नीचे का एक चम्मच भी उतना ही नमकीन होगा। नमक पानी में एक समान रूप से घुल गया है, तो उसे क्या कहते हैं? सममांगी। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो। घटक नंबर 1 है विलायक और घटक नंबर 2 है विलेय। ठीक, विलयन के दो प्रमुख घटक होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में है, वह जिसकी प्रावस्था विलयन की प्रावस्था के समान है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्या क्या बात करते हो, हमको पता है विलायक उसको बोलते हैं जो घुलता है, विलेय उसको बोलते हैं जो घुलता है। बट ये सही परिभाषा नहीं है बेटा। एक बार परिभाषा ध्यान से देखो कि मैं बोल क्या रहा हूं। विलायक किसे कहते हैं? विलयन का वह घटक, वह घटक जो अधिक मात्रा में वह जिसकी प्रावस्था विलयन की प्रावस्था के समान विलायक कहलाता है। ठीक है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में, जो विलयन में अधिक मात्रा में वो विलायक है। बराबर मात्रा में हुआ तब सर, तो हम देखेंगे कि प्रावस्था क्या है। विलयन ठोस है, द्रव है, गैस है। अवस्था का प्रकार प्रावस्था मतलब, है ना, ठोस है, द्रव है, गैस है। अब विलायक, अगर विलयन ठोस है तो विलायक भी ठोस होगा, अगर विलयन द्रव है तो विलायक भी द्रव होगा, अगर विलयन गैस है तो विलायक भी गैस होगा। ये विलायक ठोस द्रव गैस तीनों होता है? हाँ, सच में होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में अगर तुम शक्कर पानी का विलयन ले लो तो शक्कर पानी का विलयन होता क्या है? द्रव, और उसमें विलायक कौन है? जल, वो भी होता क्या है? द्रव। सिंपल। ठीक है, अगर तुम हवा में कोई गैस या जलवाष्प घोल दो, जैसे कि अपन बोलते हैं कोहरा,
क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉग। फॉग तो आजकल बड़ा चल रहा है ना। इंडिया में क्या चल रहा है बोलने से, फॉग है ना। तो फॉग क्या है, फॉग है पानी के कण जब हवा में घुल जाते हैं, है ना, कोहरा बोलते हैं हम। पानी के कण जब हवा में घुल जाते हैं तो उसको बोलते हैं फॉग। ठीक, तो जल के कण घुले हैं वो द्रव है, हवा जो है वो गैस है, पर कोहरा क्या है, गैस है। कोहरा एक अगर विलयन है तो वो क्या है, गैस है। तो हवा हुआ विलायक उसमें। ठीक, इसी तरह से आयोडीन नमक। नमक क्या होता है, ऐसा मत बोलना कि नमक तो पाउडर होता है। अरे उसको किसी भी चीज को पीस देंगे तो पाउडर नहीं हो जाएगा, है ना। नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक मतलब जानते हो, पत्थर। समंदर किनारे में नमक का एक तो ढेड़ा उठा के मारूंगा ना, मुंडी फूट जाएगा, समझे ना, ऐसे करके फूल जाएगा। रॉक मतलब पत्थर, मतलब क्या है वो, ठोस है। क्या है वो, ठोस है। अब नमक ठोस है, आयोडीन नमक, नमक में आयोडीन घुला है ना। आयोडीन नमक के अंदर पूरा भेद गया। आयोडीन नमक खाए ना, घेंगा रोग नहीं होता है बोलते हैं, है ना। आयोडीन नमक खाने से घेंगा रोग नहीं होता है ना, ऐसा बोलते हैं। सच्चाई भी है कुछ हद तक, बट तुमको क्या लगता है, आयोडीन नमक मिलने से पहले हमारे सारे पुरखे घेंगा रोगी होते थे, हैं, होते थे क्या, है, नहीं होते थे का। उन लोगों का गर्दन ठीक था, समझ रहे हो, ऐसे नहीं फूल फाल गया था, है? ठीक, वो आयोडीन जो है हमें आवश्यक मात्रा में आयोडीन सब्जी से, फलों से मिल जाता है। ठीक, उसके लिए नमक के खाने की जरूरत नहीं है। और वो आयोडीन नमक को सब्जी में डाल के उबाल दिए ना, सारा आयोडीन उड़ जाता है। ठीक, तो ये सोचना कि आयोडीन नमक सब्जी में डाल दिए तो हमारे शरीर को आयोडीन मिल गया, ये गलत है ना। और आयोडीन का एक समस्थानिक होता है आयोडीन 131 याद रखना, आयोडीन 131। इसको जब हमारा थायराइड ग्लैंड, मतलब वही है ना, थायराइड ग्लैंड उसको जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ कैंसर हो जाता है, समझ रहे हो। तो आयोडीन ठीक है, अच्छा है, बट अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा आयोडीन नमक मत खाया करो, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, अभी अगर हम विलयन पे आए तो आयोडीन द्रव है, नमक ठोस है, और आयोडीन नमक वो भी ठोस है। तो वहाँ विलायक कौन हुआ, वहाँ विलायक हुआ नमक। समझ आया, वहाँ विलायक कौन हुआ, नमक। अब अगला क्या है, तो अगला है भाई विलेय। विलेय किसे कहते हैं, विलयन में विलायक को छोड़कर, विलायक को छोड़कर स्थित सभी शेष घटक, शेष घटक विलेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सभी शेष घटक विलेय कहलाते हैं। समझ आया। तो विलयन में एक ही विलायक होगा, पर विलेय की कोई ऐसी संख्या सीमित नहीं है ना। मान लो मैं तुम्हारे घर गया और तुमको मन लगा कि मेरे को शरबत पिलाऊंगा, एक गिलास लिए, उसमें पानी लिए, उसमें तुमने नमक डाला, नहीं सॉरी, शक्कर डाला पहले का। शक्कर डालने के बाद कुछ लोग नमक भी डाल देते हैं, फिर नींबू निचोड़ देते हैं, फिर घोल देते हैं। फिर मान लो मैं तुमको कुछ कभी सुना दिया था, है ना। टीचर लोग क्या होता है यार, बच्चों को, है ना, उन्हीं के भले के लिए डांट देते हैं, है ना। भले तुम्हें ना लगे ऐसा, बट सही मायने में टीचर यही सोच के डांटता है कि मैं सामने वाले का भला कर रहा हूँ, है ना। ठीक, तो अब तुमको पसंद नहीं आया, है ना, तो नमक और शक्कर के साथ तुमने उसमें मिर्ची भी डाल दिया, समझ रहे, फिर और जलजीरा, हल्दी, जो मन सक डालते गए। तो तुम जैसे जैसे उसमें मिलाते जा रहे हो, उसके विलेय क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और मैं पीते ही खड़खड़ा आ गया, मेरे कान नाक से धुआं निकल गया, समझ रहे हो। नहीं पीऊंगा, कलर चेंज हो गया, क्या समझ रखे हो। हाँ, तो तर्क क्या है अगर बोले तो विलेय कौन है, विलायक को छोड़कर स्थित सभी घटक, है ना। अगर एक विलेय हो और एक विलायक हो, दो हो बस, ठीक, तो विलेय धन विलायक हो, विलेय की संख्या एक, विलायक की संख्या एक, तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं उसको, कितने अंग हुए, दो, एक विलेय एक। अगर दो विलेय हो एक विलायक तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिअंगी।
क्या बोलेंगे? त्रिअंगी। अगर 3 विलेय हो एक विलायक तो उसको क्या बोलेंगे? चतुरंगी। और क्या, गिनती नहीं जानते, पंचरंगी सतरंगी होता रहता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? जिसमें 2 अंग हो, विलेय और विलायक। जिसमें 3 हो उसको 2 विलेय 1 विलायक, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसे विलयन हो सकते हैं, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी विलयन, पंचरंगी सतरंगी जो भी है ना, वो हो सकते हैं ना। तो ये हो गया विलेय विलायक, है ना। और एक तरह से प्रकार विलयन को हम लोग एक और तरह से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके हिसाब से 3 होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग असंतृप्त, एक को बोलते हैं संतृप्त, एक को बोलते हैं अति संतृप्त। विलयन कितने टाइप के होते हैं? असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, ये 3 टाइप के। अब इसको समझना, असंतृप्त किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सके, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की पर्याप्त मात्रा घोली हुई हो। ठीक। अति संतृप्त किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घोली हुई हो। अब ऐसे एक एक लाइन का परिभाषा बोलने से समझ में थोड़ी ना आएगा, समझाना है कि बताओ भैया ये असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल से होकर गुजरते हैं, है ना। पहले सोचते हैं असंतृप्त विलयन, है ना। तो सोचो तुम्हारे यहाँ एक कुत्ता है, तुमने उसको खाने के लिए दे दिया, तो फटाफट खा के ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है बेचारा, और चाहिए उसको, समझ आ रहा है। तुम्हारे घर कोई मेहमान आया, तुम उसको थाली में खाने के लिए दिए, वो पूरा चाट पोच के खा गया, है ना, अचार का तेल भी नहीं दिख रहा है, उसको और चाहिएगा, और दो उसको, समझ रहे हो? वो क्या है? असंतृप्त है। ठीक, समझ आया? कोई मेहमान आया है, तुमने उसको खाने के लिए दिया, ठीक, वो बेचारे ने अघा के खाया, है ना, और उसके बाद, है ना, उसके थाली में कुछ बचा हुआ, बोल रहा है और नहीं खा पाऊंगा। बंदा क्या हो चुका है? संतृप्त। ठीक। और कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि ज्यादा खा पाए हैं, समझ रहे हो? ज्यादा अच्छा खाना बना दिए मेहमान को बेचारे को, है ना, वो दबा के खाया, है ना, ठीक, पूरा फुल यहां तक खा लिया, है ना, और रतियां देख रहे हैं कि उल्टी मार रहा है। तो अगर उल्टी मार रहा है तो कौन सा? अति संतृप्त हो गया था बेचारा, है ना, उसी कारण से उल्टी मार रहा है। असंतृप्त में और चाहिए, संतृप्त में खत्म और नहीं चाहिए। ठीक। अति संतृप्त मतलब उल्टी करेगा, समझ आया? बस ऐसे ही सोचो, है ना। मान लो तुम कहीं मेहमान गए और तुम्हारा डेली रात को 4 रोटी खाने का आदत है। कितना? 4 रोटी खाने का आदत है डेली रात का, है ना, ठीक। और सामने वाले ने 2 दिया और पूछा नहीं का, है, बड़ा तकलीफ है। 2 रोटी देकर के अगर नहीं पूछे सामने वाला तो आदमी तो फंस ही जाएगा, है, और भूख लग रहा है, रात भर नींद नहीं आएगा, आदमी गुलाटी पलाटी सब मार लेगा। ठीक। तो उसको क्योंकि और चाहिए, कम मिला है, तो वो क्या है? असंतृप्त है। और 4 रोटी खाते हैं, 4 मिल गया तो क्या है? संतृप्त है ना। और 4 रोटी का खाने का आदत है, और कुछ ऐसे घर होते हैं, है ना, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन लोगों को ज्यादा खिलाने की आदत होती है ना। 4 खाने की आदत है, बंदे ने 7-8 खिला दिया, है ना। उसके बाद लास्ट में, बेटा तेरे लिए हलवा बनाई हूँ, है ना, हलवा भी खा, फिर तेरे लिए एक ठो मीठा भी है, फिर आइसक्रीम भी खा पी के ज्यादा हो गया, रात को अब भी नींद नहीं आ रहा है, पेट दर्द दे रहा है, तो तुम क्या हो? अति संतृप्त हो गए हो। ठीक है। तो सिंपल बेटा कि अगर और विलेय हो सकता है तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त। अगर पर्याप्त घुला है और नहीं घुल सकता तो क्या बोलते हैं? और अधिक घुला है तो क्या बोलेंगे? कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि अधिक कैसे घुल सकता है ना। तो सोचो, इसको समझाते हैं। मान लेते हैं 100 ml जल में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 25 ग्राम सुक्रोज घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है। क्या बनाता है? संतृप्त विलयन। अभी कंडीशन ले रहे हैं भाई, है ना।
वो संतृप्त विलयन कब बनाता है? जब 25 ग्राम शक्कर घुला रहता है। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाकर अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो टेम्परेचर बढ़ गया है। अब उतना ही शक्कर घुलेगा कि ज़्यादा? हमको पता है पक्का ज़्यादा घुलेगा। तो मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर हमने जब घोलने का प्रयास किया तो 40 ग्राम शक्कर घुल गया। कितना ग्राम शक्कर घुल गया? 40 ग्राम। अब हम करते क्या हैं, इसको बोलते हैं बाबू औकात में आ जा, समझे ना। कहाँ पहुंच गया था? 50 में, वापस कम करके कितने में ले आए? 25 डिग्री। तो कितना एक्स्ट्रा घुला है रे? 15 ग्राम घुला है। तो 15 ग्राम क्या शक्कर उछल के बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। समझ आया? 25 लाते लाते अभी जो सिचुएशन है इसमें 38 ग्राम सुक्रोज बच गया। 2 ग्राम घुल गए, 2 ग्राम अवक्षेपित हो गया, पर 38 ग्राम घुला हुआ है। घुलना कितना चाहिए? 25 ग्राम घुलना चाहिए, पर घुला कितना है? 38 ग्राम। ठीक, तो एक्स्ट्रा घुल गया। अब तुम इसको रखोगे तो 38 ग्राम जो शक्कर है वो धीरे धीरे अवक्षेपित हो के थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 दिन का, है ना। उसके बाद कुछ समय बाद वो 25 ग्राम हो जाएगा। बट जो एक्स्ट्रा शक्कर है वो इंस्टेंटली उसी समय नहीं अवक्षेपित हो सकता। तो ये जो विलयन है जिसमें आवश्यकता से ज्यादा शक्कर घुला हुआ है वो कैसा विलयन है? अति संतृप्त। समझ आया? तो विलयन क्या हो गए? संतृप्त। ऐसा विलयन जिसमें विलय की पर्याप्त मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। जिसमें कम मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। जिसमें अधिक मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन। हम इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। एक और तरीके से समझने के लिए हमने एक पात्र ले लिया और इसकी क्लोन कर लेते हैं बेटा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग पात्र हैं, इनमें तरल भरा हुआ है। ठीक, समझ आ रहा है? अभी एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय अदृश्य है, विलय दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, समझ आ रहा है? विलय दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो 2 क्रियाएं हैं। जब भी हम किसी आयनिक विलायक को आयनिक विलय को विलायक में डालते हैं तो वो विलय भी होता है, अवक्षेपित भी होता है। तो यदि विलय होने की दर अधिक है और अवक्षेपण की दर कम है तो डायरेक्ट कंपैरिजन में विलय होने की दर अवक्षेपण से अधिक है। ठीक, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। अगर विलय होने की दर अवक्षेपण के समान है, अवक्षेपण के समान है, ये दोनों समान है, जितना अवक्षेपित हो रहा है उतना ही विलय भी हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो विलयन होता है वो संतृप्त होता है। और इसमें ना बेटा, ऐसे विलयन में तुम थोड़ा मोड़ा विलय नीचे में बैठा हुआ पाओगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा विलय जो है वो नीचे में अवक्षेपित ऐसे पाओगे, और जो अवक्षेप है उसकी मात्रा समान बनी रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। जितना घुल रहा है उतना अवक्षेपित भी हो रहा है। यहाँ अवक्षेप होगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। और यहाँ जो अतिसंतृप्त विलयन है, अतिसंतृप्त विलयन में हम देखते हैं कि यहाँ अवक्षेपण की दर जो है अधिक होती है। किससे? यहाँ अवक्षेपण की दर विलय होने से अधिक होती है। तो तुम देखोगे धीरे धीरे इसमें जो अवक्षेप की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। अवक्षेप की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ेगी। समझ आया? इसमें अवक्षेप होगा ही नहीं, इसमें जितना होगा बराबर बने रहेगा, और इसमें धीरे धीरे क्या होगा? अवक्षेप बढ़ता जाएगा।
क्योंकि यहाँ अवक्षेपण की दर अधिक है, यहाँ दोनों दर बराबर है, और यहाँ विलय होने की दर अधिक है, तो अवक्षेप विलय हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ समय तक हम विलयन को छोड़ दें और अवक्षेप गायब हो गया तो असंतृप्त विलयन है। कुछ समय तक छोड़ दें, अवक्षेप जितना था उतना ही बना रहा तो संतृप्त विलयन है, और अवक्षेप की मात्रा धीरे धीरे बढ़ी तो कैसा विलयन है? अति संतृप्त विलयन है। तो इस तरह से हम लोग विलयन को वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। विलयन को और कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अगर एक विलयन है, समझ जाओ, है ना। अब मैं इसके प्रकार लिख रहा हूं, ठोस द्रव विलयन। कैसा विलयन? ठोस द्रव विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय ठोस है, विलायक द्रव है, ठोस द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब ठोस द्रव विलयन चाशनी ले लो, शक्कर ठोस है, जल विलायक है। दूसरा द्रव द्रव विलयन, जिसमें विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। जैसे कि अगर हम एथिल अल्कोहल को जल में मिला दें तो दोनों के दोनों क्या हैं? द्रव। ठीक, तीसरा क्या ले सकते हैं हम? गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन, इसमें क्या है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसको कि हमने जल में घोल दिया, है ना। जितने सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, ये सब पीते हो, है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, सोडा वाटर है। ठीक, अब ये तो द्रव विलायक हुआ, है ना। तो ऐसे ही तुम गैस विलायक ले सकते हो, ठोस गैस विलयन। दोनों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो नहीं होता होगा। धुआं, धुआं जानते हो? धुआं जो है उसमें कार्बन के पार्टिकल हवा में तैर रहे हैं, तो कार्बन क्या है कि जो कण है वो ठोस है, हवा क्या है? गैस है ना। पांचवा द्रव गैस विलयन। द्रव गैस विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें द्रव वायु में घुलेगा, जैसे कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कोहरा, फॉग। ठीक, गैस गैस विलयन, अब ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाइट्रोजन को घोल दो ऑक्सीजन में, वायु में यही दोनों होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो, है ना, अधिकतम मात्रा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 70-75% है, ऑक्सीजन 20-22%, तो हवा इन्हीं दोनों का मूलतः विलयन है। ठीक, ये हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हम और विलयन लिख नहीं सकते, हम क्या लिख सकते हैं? ठोस ठोस विलयन। ठीक, तो दो ठोसों को अगर पीस कर चूरा बना दें और उनको पाउडर के रूप में एक दूसरे से मिला दें तो क्या हो जाएंगे? वो ठोस ठोस विलयन। तुम अगर हॉर्लिक्स का देखते हो तो हॉर्लिक्स तुमको क्या लगता है? उसमें एक ही चीज मिला है, बहुत सारे ठोस मिले हैं और उनको एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। तो पाउडर मिक्सचर ले सकते हैं ऐसे कोई भी। जो ठोस का ठोस में विलयन। अगला क्या है? द्रव ठोस विलयन। आयोडीन नमक। आयोडीन क्या है? द्रव है। ठीक, और नमक क्या है? ठोस है। लास्ट क्या लिख सकते हैं? गैस ठोस विलयन। तो गैस अगर ठोस के अंदर पूर्णतः व्याप्त हो जाए, है ना, तो जैसे कि हम हाइड्रोजन को प्लैटिनम में एब्जॉर्ब करा सकते हैं। वो हाइड्रोजन प्लैटिनम के अंदर चला गया, प्लैटिनम ने हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लिया। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि ये भी विलयन के प्रकार हो गए। ठीक, तो विलयन के प्रकार बड़े सारे हो सकते हैं, है ना। दो चीजों को एक दूसरे के साथ घोला जा रहा है, बन गया क्या? विलयन। समझ आया? बन गया क्या? वो विलयन। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो कहलाता है विलेयता। क्या? विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं?
घोलने की क्षमता। क्या? घोलने की क्षमता क्या कहलाती है? विलेयता। विलायक की विलेय को विलेय करने की क्षमता। विलेयता कहलाती है। अगर हम द्रव विलयन के लिए बोलें तो एक शॉर्टकट डेफिनेशन आता है, किसी ताप व दाब पर, क्योंकि ताप और दाब बदलने पर विलेयता बदलती है, इसीलिए हम दाब और दाब को निश्चित लेंगे। तो किसी ताप व दाब पर विलयन में विलेय की ग्राम प्रति 100 ml में सांद्रता विलेयता कहलाती है। ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो, ताप और दाब पर विलेयता अलग अलग होती है। अलग अलग ताप पर विलेयता अलग अलग होगी। गर्म कर देंगे तो ज़्यादा घुलेगा, है ना, गर्म नहीं करेंगे तो कम घुलेगा, है ना। तो किसी ताप व दाब पर टेम्परेचर और प्रेशर से विलयन में विलेयता बदलती है ना। विलेयता होती किसकी है? जनरली विलेयता होती है विलायक की। विलेयता किसकी होती है बेटा? विलायक की। वह विलेय को अपने अंदर घोल लेता है। तो अगर वह विलेय को अपने अंदर अधिक घोल पाता है तो उसकी विलेयता अधिक है, और कम घोल पाता है तो उसकी विलेयता क्या है? कम है ना। जैसे कि अगर हम नमक घोलने की कोशिश करते हैं दो विलयन में, एक है विनेगर, एसिटिक एसिड, सिरका, और दूसरा पानी। तो पानी में नमक ज़्यादा घुलेगा, सिरका में कम। तो इसका मतलब पानी की विलेयता अधिक है, सिरका की विलेयता कम है। वही पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जितना नमक घोल पाएगा, 50 पे और घोल पाएगा, तो टेम्परेचर बदलेंगे तो विलेयता बदलती है। ठीक है, इस तरह समझो, है ना। गैसों की दाब पर भी डिपेंड करती है ना। अगर गैसीय विलेयता की बात करेंगे तो इसीलिए दाब लगाया गया। तो किसी ताप व दाब पर विलयन में विलेय की ग्राम प्रति 100 ml में सांद्रता क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। हमारे सिलेबस में है इसे प्रभावित करने वाले कारक। क्या? प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से विलयन में? तो पहला है ठोस द्रव विलयन में, दूसरा है द्रव द्रव विलयन, और तीसरा है गैस द्रव विलयन। तो हम इन 3 प्रकार के विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला डिस्कस करते हैं बेटा ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सभी प्रकार के विलयन में 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला प्रकृति, दूसरा ताप, और तीसरा दाब। तो इसमें पहला हेडिंग अगर डालें, क्या? प्रकृति, नेचर। ठीक, प्रकृति क्या है ना, नेचर क्या है। तो कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है, कोई ठोस किसी द्रव में नहीं घुलता। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब जैसा वैसे में घुलता है, जैसा वैसे में घुलता है ना। इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? जैसा वैसे में घुलता है। जैसा वैसे में घुलता है, इसका मतलब अगर हम आयनिक पदार्थ को चाहें तो किस में घुलेगा? आयनिक विलायक में।
अगर हम कार्बनिक पदार्थ को चाहें तो किस में घुलेगा? कार्बनिक विलायक में। आयनिक पदार्थ कभी कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा और कार्बनिक पदार्थ कभी आयनिक विलायक में नहीं घुलेगा। अगर तुम नमक घोलना चाहते हो, अगर तुम पोटेशियम क्लोराइड घोलना चाहते हो तो तुम्हें जल की जरूरत होगी। ये क्या है? आयनिक विलेय। और इधर क्या है? आयनिक विलायक। पर अगर तुम कोई कार्बनिक पदार्थ ले लो, है ना, कोई भी कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि तुम वसा ले लेते हो, फैट, ठीक, या तुम कोई कार्बनिक यौगिक ले लो, कुछ भी, है ना, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड, तो ये कार्बनिक पदार्थ है, तो ये किस में घुलेगा? कार्बनिक विलायकों में, जैसे एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, फिनॉल, इन सब में। तो ये कार्बनिक विलेय हैं। किस में घुलते हैं? कार्बनिक विलायक में। रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसका कम होता है ना। हम लोग ग्रीस समझते हो, ग्रीस यार काला कलर का, है ना, कुछ में हरा कलर का, गाढ़ा हरा कलर का या काला कलर का ग्रीस होता है ना, वो हम लोग घर्षण को कम करने के लगाते हैं। दरवाजा गाड़ी का, है ना, खुल रहा है बंद हो रहा है, उसके किनारे में ग्रीस लगा रहता है ना। धूसर रंग का भी होता है, ग्रे कलर का, ठीक, वो गलती से हाथ में लग गया और हाथ में साबुन बिना लगाए पानी से धोएंगे तो धुलेगा? नहीं धुलेगा, है ना। तो अगर हाथ में ग्रीस लग गया, कुछ लोग तो होली में खेल देते हैं और जला मोबिल, है ना, जो मोबिल जला हुआ होता है ना, गाड़ी में इंजन आयल जला हुआ रहता है, काला हो गया रहता है, उसको होली में खेल देते हैं ना। होली के नाम से कुछ भी नहीं, ठीक, पूरा होली में बेचारे को मोबिल से नहला दिए, है ना, ठीक, पूरा काला हो गया। अब वो बंदा घर आके पानी में से अपने आप को साबुन लगा लगा के रगड़ रहा है, साफ है, एच नहीं हो रहा है ना। उसको करना क्या चाहिए? थोड़ा सा मिट्टी तेल लेना चाहिए, मिट्टी तेल लेकर के पोंछने की कोशिश करना चाहिए, पूरा का पूरा ग्रीस पोंछा जाएगा, फिर साबुन में बढ़िया रगड़ रगड़ के नहा लेना चाहिए, ठीक है, तो साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो जला मोबिल है वो क्या है? कार्बनिक विलेय है। किस में घुलेगा? कार्बनिक विलायक में। मिट्टी तेल एक तरह का कार्बनिक विलायक है, ठीक। तो प्रकृति में हम पहले क्या देखते हैं? ठोस द्रव विलयन में विलेयता, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा वैसे में घुलता है। आयनिक विलेय आयनिक विलायक में घुलता है और कार्बनिक विलेय कार्बनिक विलायक में घुलता है। हम लोगों को इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है किसके बारे में? इनके बारे में, ठीक। तो आयनिक विलायक में घुलता है, तो इसे प्रभावित करने के लिए दो टर्म को समझना होता है। एक को कहते हैं हम जालक ऊर्जा, दूसरे को कहते हैं विलायकन ऊर्जा। एक को क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा, दूसरे को क्या बोलते हैं? विलायकन ऊर्जा। अगर विलायक जल हो, जो कि ज्यादातर केस में होता है, तो इसे बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? एक मोल क्रिस्टल जालक को उसके अवयवी आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा कहते हैं। ये तुम 11th पे पढ़े हो। तुम्हारे पास एक मोल जालक होना चाहिए। जैसे NaCl है तो उसका 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम क्या है? एक मोल NaCl में होता है। तो एक मोल NaCl है, उसको पानी में डाले, तो पानी में डाले और वो टूट गया। उसको तोड़ने के लिए आयनों में Na+Cl- में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा किसे कहते हैं? विलायक के अंदर निहित ऊर्जा की वह मात्रा, उसे क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा। अब इसे समझने के लिए सोचो कि मान लो तुम्हें एक मोबाइल खरीदना है, तो अगर एक मोबाइल खरीदना है तो तुम कैसे खरीदते हो? तुम सबसे पहले एप्लीकेशन मम्मी को देते हो, मम्मी को समझाते हो कि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया है या नहीं हो मोबाइल तो मुझे मोबाइल की बड़ी ज़रूरत है ना। फिर मम्मी पापा को बताती है, एप्लीकेशन उधर से जाए तो डायरेक्ट पापा को नहीं बोल सकते ना, पापा मोबाइल खरीद दो, नहीं लेना है, ख़त्म, कहानी कंप्लीट, है ना। तो मम्मी जब बोलती है पापा को, है ना, उनके पास चाबी होती है पापा की, समझ रहे, वो खोलती है ना। मम्मी जब पापा को बोलती है कि इसको मोबाइल खरीद दो तो फिर खरीद देते हैं। नहीं, क्यों? ऐसा तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम मम्मी को बोलते, पापा को तेल लगाते, ये सब करते रहे।
एकदम नहीं। मोबाइल खरीद के ले आते हैं और बोलते देखो नया वाला मोबाइल लाया हूँ, हाँ ऐसा फीचर वीचर देखे हो कभी जन्म में? कभी नहीं पाओगे, है ना। छोड़ो, आपको समझ में भी नहीं आएगा, रहने दो, है ना, बुढ़ा गए ना, ठीक, ऐसा बोलते हैं। 1-1.25 लाख का मोबाइल ला करके उनको दिखाते, पैसा होता तो पैसा नहीं है बोल के मांगना पड़ता है। समझ आ रहा है? अभी विलायक जल है, उसमें 1 चिमटी नमक डाले तो क्या पानी आवेदन पत्र लिखेगा? नमक घोलने के लिए आवेदन पत्र, परमिशन देंगे तो घोलूंगा? नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा पहले से है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा पहले से, वो नमक को अपने अंदर घोल लेगा। उसके पास जो ऊर्जा है उसे क्या बोलेंगे? विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा। विलायक के अंदर निहित ऊर्जा की वह मात्रा जिसके कारण वह विलेय को अपने अंदर घोल लेता है क्या कहलाती है? विलायकन ऊर्जा। ठीक है, समझ आ रहा है? विलायकन ऊर्जा किसे कहते हैं? विलायक के अंदर निहित ऊर्जा की वह मात्रा जिसके कारण वह विलेय को अपने अंदर घोल लेता है क्या कहलाती है? विलायकन ऊर्जा। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में निहित ऊर्जा की मात्रा, नहीं, किसी क्रिस्टल जालक को उसके अवयवी आयनों में, 1 मोल क्रिस्टल जालक को उसके अवयवी आयनों में अपघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। अब ये जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा में देखते हैं क्या होगा संबंध। अगर जालक ऊर्जा अधिक है तो क्या होगा? अगर बराबर है तो क्या होगा? और अगर कम है तो क्या होगा? ठीक है, अब इसको समझने के लिए सोचो कि तुम किसी खिलौना दुकान में गए और एक खिलौना तुमको समझ आ गया, है ना। कोई बच्ची है तो बारबी आरबी डॉल वॉल, है ना, ऐसा सोच लो। या क्या बर्तन वर्तन भी मिलता है ना क्या पैकेट में, है ना, काची कुड़ी बोलते हैं अपने तरफ, ठीक है। तो काची कुड़ी मिल रहा है या कोई डॉल वॉल है वो समझ लो। लड़कों को तो एक ही चीज समझ में आता, बॉल बैट, या फिर एक और अच्छी चीज बंदूक, वो चलाते रहते हैं ना, ठीक है, समझ रहे? वही सब उनको अच्छा लगता है जनरली, ज्यादातर लड़कों को, है ना। बहुत ही रेयर लड़के होते हैं जिन लोग डॉल वॉल खरीदते हैं, ठीक है, समझ रहे? बहुत ही रेयर, है ना, ठीक है। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि इसको कंगी करें कि नहीं करें, है ना, ठीक। आदमी अपना नहीं कर रहा है, उसका कहाँ करेगा, है कि नहीं, ठीक है, समझ लो। तो जो भी है, हाँ, अब कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि एक डॉल खरीदना है या एक बंदूक खरीदना है। मान लो कितने का आ रहा है? तो 500। कितने का आ रहा है? 500। और तुम्हारे पास कितने हैं? 100 रुपए। या खरीद तो मिलेगा 100 रुपए में 500 की चीज कहां से खरीद पाओगे? अब मान लो 500 है तो खरीद लोगे। अब मान लो 10,000 है तो आराम से खरीद लेंगे, है ना, ठीक है। अगर मान लो उसी समय तुम्हारे पास 10 लाख हो तो 4 छठ और पान। अब मान लो 2-3 करोड़ है तो पूरा दुकान खरीद लूंगा तेरा, समझना, ठीक है। ऐसे ज्यादा पैसे हैं तो आराम से खरीद लेंगे, ठीक। दिक्कत क्या है ना। अगर विलायक के पास कम ऊर्जा है तो क्या वो विलेय को घोल पाएगा? तो अगर जालक ऊर्जा क्या विलायकन ऊर्जा से अधिक है, मतलब विलायक के पास कम ऊर्जा है, तो इस केस में क्या होगा? अविलेय, है ना। जो अंडे का छिलका होता है उसको पानी में डालना और चम्मच लेकर के घुलना, घुलेगा रे, हैं। घुलता तो चिड़िया बचते, इन लोग क्या घोंसले में रहते हैं, बारिश में सब घुल नहीं जाता, एक को चूजा नहीं बनते, समझ रहे हो। कैल्शियम क्लोराइड नहीं घुलता है बेटा। जल में क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि उसकी जालक ऊर्जा विलायकन ऊर्जा से अधिक होती है। बाकी नीचे वाला 2 सिचुएशन जो है, बराबर है तो भी विलायकन ऊर्जा बराबर है तो भी और अधिक है तो भी क्या होगा? विलेय होगा। तो ये प्रकृति हो गई भाई, समझ आया? प्रकृति में पहला पॉइंट क्या था? लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा वैसे में घुलता है। आयनिक पदार्थ किस में घुलेगा? आयनिक विलायक में। कार्बनिक पदार्थ किस में घुलेगा? कार्बनिक विलायक में, ठीक है। दूसरा, अगर आयनिक पदार्थ का आयनिक विलायक में विलेयता भी देखें तो 2 टर्म जानना पड़ेगा, एक जालक ऊर्जा, दूसरी विलायकन ऊर्जा। अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से कम है तो नहीं घुलेगा, पर अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है तो घुल जाएगा। सिंपल। पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया प्रकृति, दूसरा पॉइंट है ताप। दूसरा पॉइंट क्या है? ताप। ताप में वृद्धि करें, हाँ, ताप में क्या करें? वृद्धि करें,
ठोस द्रव विलयन है, द्रव का ताप बढ़ाएं और गर्म करें और गर्म करें और उसमें घुलने की कोशिश करें, आराम से नहीं घुल जाएगा रे हैं। पहले जब सर्फ अच्छा नहीं मिलता था ना, तो हमारी दादी लोग कपड़ा धोने के लिए कैसे धोते थे मालूम? पहले पानी उबालते थे, छत्तीसगढ़ी आदमी उबालते थे नहीं बोलता था, क्या बोलता था? डबकाता था। डपकते पानी में मैला कपड़ा डाल दिए, समझ रहे हो, और उसके साथ सोडा डालते थे। क्या डालते थे? सोडा। सोडा भी बाद में डाले, पहले बिना सोडा के ही चलता था, समझ रहे हो। सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडा डाल दिए। रात भर बेचारा कपड़ा जो है वो गर्म पानी में, डबकते पानी में रहा, और सवेरे तो बैट रहता था लकड़ी का, है ना, और मैल को बोलते थे रहेगा कि निकल जाएगा, है ना, और 3-4 बैट में ना जो भी मैल हो सब निकल जाता था, समझ रहे हो। ठीक, गर्म पानी में क्यों धोते थे? क्योंकि गर्म पानी की विलेयता अधिक होती है। आया? गर्म पानी से नहाओगे तो ज्यादा साफ होगा, है ना, शरीर। क्यों? क्योंकि गर्म पानी की विलेयता अधिक होती है, क्योंकि गर्म पानी में नमक ज्यादा घुलता है, कोई भी विलेय ज्यादा घुलता है। क्यों घुलता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर कौन बढ़ जाएगा? विलायकन ऊर्जा। कौन बढ़ जाएगा? विलायकन ऊर्जा, जिसके कारण क्या बढ़ जाएगी? विलेयता। तो ठोस की द्रव में विलेयता ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, समझ आया? ताप में वृद्धि के साथ ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। बहुत आसान पॉइंट था। अगला पॉइंट है दाब। दाब एक ऐसी चीज है जो हम पर हमेशा लगा रहता है ना। प्रेशर बहुत होता है यार हमारे ऊपर, है ना, बचपने से होता है ना, जब से सांस ले रहे हैं तब से दाब में है। ठीक, स्कूल गए, है ना, अचानक से क्या होता है, नवंबर दिसंबर का महीना आता है और टीचर्स को लगता है कि अब कॉपी चेक करना चाहिए। भाई तू ये जुलाई से नहीं कर रहा है, नवंबर में कॉपी चेक करेगा, है, और टीचर बोलता है कल चेक करूंगा। ये मैं 4 महीने से नहीं लिखा हूं कुछ, कल कैसे चेक करेंगे, हैं? ठीक, अभी मान लो एक साथ बोले फिजिक्स वाला कल कॉपी चेक करूंगा, मैथ्स वाला बोले कि टेस्ट है, केमिस्ट्री वाला बोले कि कल पीरियोडिक टेबल पूछूंगा। ठीक, समझ आ रहा है। इंग्लिश वाला बोले कि मेरे को कल पूरा ग्रामर चाहिए तेरा, तो हम क्या करते हैं? नहीं जाते हैं, जा स्कूल, ठीक है, बंद, नहीं जाते हैं स्कूल, है, अति दाब हो गया, है ना, तो बेस्ट इलाज है रहन दे, आज रहन दे, आज तो नहीं जाना है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। तो दाब प्रेशर है, पर एक लाइन याद रखना, दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है। क्या? दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है, जो दबता ही नहीं उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ठीक, जैसे कि अगर इंग्लिश वाला बोले तुमको कल पूरा टेंस सुनूंगा, ठीक, नहीं याद करके गए, बोले चल बता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, खड़े हो गए, नहीं पता। क्यों याद नहीं किए? करूंगा ही नहीं, जा याद, मारना है मार ले, टेंशन नहीं। बोले कैसे बदतमीजी से बात करते हो, प्रिंसिपल के पास ले जाएगा, चल चल जा रहा हूं प्रिंसिपल के पास, समझ रहे हो, प्रिंसिपल के पास, पापा का नंबर दूं, खत्म, मेरे को काम ही नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, खत्म, टमाटर बेचूंगा, समझे ना बे, तू भी खरीदेगा मेरे से। अगर कोई बच्चा जाकर के प्रिंसिपल को ऐसे बोले, टीचर को ऐसे बोले, तो क्या क्या करते हैं प्रिंसिपल और टीचर? नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खत्म, प्रेशर कंप्लीटली गॉन, कुछ नहीं बचा। वही अगर तुम बोलते सर याद नहीं किया हूं, चल घुटना टेक देते। एक दिन घुटना टेकाया आदमी, अगले दिन मुर्गा बनवाएगा। रामदेव बाबा का भक्त हुआ तो क्या पता कपाल भारती करा दे, है ना। ठीक है, पेट में फोकस करके पेट पूरा हदमदा जा रहा है, ठीक है, पता चला कपाल भारती करा दे रहा है, शीर्षासन करा दे रहा है, मुंड नीचे टांग ऊपर, आज 2 घंटा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आदमी के अंदर के अस्थि पंजर ढीले हो गए ना। ठीक है, दाब का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो दबता है, और जो नहीं दबे उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? देखो, ठोस दबता है क्या? नहीं दबता। द्रव दबता है क्या? नहीं दबता। दबता केवल कौन है रे? गैस। हाँ, ट्रेन में जाते समय तकिया खरीदते ना हम लोग, और फूंक मार के हवा, है ना, मस्त फूंक करके हवा भर देते हैं तकिया में, आहा, नरम 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 नरम, मजा आता है ना। गैस दबता है, समझ आ रहा है? गैस दबता है। ठोस, द्रव,
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम नमक डाल के ऊपर से पानी डाल करके उसको दबाओगे तो घुलेगा, दबाने से नहीं घुलेगा रे, समझ रहे हो? ठीक है। तुम लोगों में से कुछ लोग बोलोगे सर अगर चम्मच से ऐसे कर दे तो घुल जाता है, तो चम्मच से घुलने से, चम्मच से जब हम जल को घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको गतिज ऊर्जा देते हैं। गतिज ऊर्जा देने से गतिज ऊर्जा विलायक की विलायकन ऊर्जा बढ़ा देता है, अतः घुल जाता है, समझ आया? दबाने से थोड़ी घुलेगा। ठीक है, तो 3 कारक हुए। पहला क्या, प्रकृति। प्रकृति जैसा वैसे में घुलता है ना, तो आयनिक आयनिक में घुलेगा, कार्बनिक कार्बनिक में घुलेगा। जालक ऊर्जा विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा कम नहीं घुलेगा, विलायकन ऊर्जा बराबर या अधिक घुल जाएगा। ताप बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ेगी। दाब का प्रभाव ठोस द्रव विलयन में नहीं पड़ेगा, बाकियों में पड़ता है, इसीलिए तो कारक के रूप में है ना। बाकी किसमें पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गैस द्रव विलयन में पड़ता है। तो ठोस द्रव विलयन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठोस द्रव विलयन के बाद अगला जो है वो कौन सा है, द्रव विलयन। द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट तो वही लेंगे हम, कौन सा, प्रकृति, नेचर, है ना। बोलते हैं ना इसका नेचर ठीक नहीं है, इसका नेचर ठीक है, वही वाला का नेचर, प्रकृति, है ना। तो ये द्रव में क्या प्रकृति, तो इसको समझने के लिए हम द्रव विलयन को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आंशिक रूप से मिश्रणी, दूसरा पूर्णतः मिश्रणी, तीसरा अमिश्रणी। अमिश्रणी, आंशिक रूप से मिश्रणी और पूर्णतः मिश्रणी, 3 तरह से द्रव विलयन होता है। ठीक, जैसे कि अगर तुम दूध को जल से मिलाओ, पूरा घुल जाता है, पता नहीं चलता कि दूध किधर है, जल किधर है। सारे दूध वाले इसका कम फायदा उठाते हैं। 1 किलो दूध में आधा किलो पानी, 1.5 किलो हो गया, है ना। कुछ लोग तो उल्टा भी कर लेते हैं, समझ आया? तो दूध और जल का विलयन, है ना, ठीक है, समझ आया? ये पूर्णतः मिश्रणी है, पूर्णतः मिश्रणी है। लो, और अगर हम शहद और जल को मिलाएं, किसको किससे मिला रहे हैं, शहद को जल से। 1 गिलास पानी लेना रे, कांच के पारदर्शक गिलास में ले लेना, ठीक, साफ पानी है, ठीक है, उसमें 1 चम्मच शहद लेना, ओरिजिनल वाला, समझ रहे हो, आजकल डुप्लीकेट वाला बहुत मिलता है, ओरिजिनल वाला शहद लेना। शहद 1 चम्मच लेकर के ऐसे करके डाल देना। जैसे ही डालोगे 1-1.5 सेकंड में देखोगे कि पूरा पानी का कलर चेंज हो गया, थोड़ा भूरा भूरा सा हो जाता है, ब्राउनिश। पर देखोगे कि जो शहद डाले थे वैसे ऐसे करके नीचे बैठ गया, मतलब घुला भी है, घुला तब ना कलर चेंज हुआ, और नहीं भी घुला है नीचे क्या बैठा फिर है। तो वो आंशिक रूप से मिश्रणी है। कैसा है, आंशिक रूप से मिश्रणी, है ना, आंशिक मिश्रणी है। और अगर हम तेल को जल के साथ मिलाने का प्रयास करें, किसको, तेल को जल के साथ मिलाने का प्रयास करें, पानी लिया रे, उसमें पेट्रोल डाल दिया, मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। तो ये पूर्णतः अमिश्रणी है भाई। पूर्णतः क्या है, अमिश्रणी। प्रकृति या नेचर में हम देख रहे हैं, पहला दूध जल में पूर्णतः विलेय है, शहद जल में आंशिक विलेय है, तेल जल में पूर्णतः अविलेय है। पूर्णतः तो नेचर पर डिपेंड करता है। कौन सा नेचर, इस नेचर को बोलते क्या हैं, इसको हम बोलेंगे ससंजक और आसंजक बल। पढ़े हो तुम लोग ना, हैं, डायरेक्ट 12वीं में थोड़ी कूद गए हो रे, हैं, 11वीं में पढ़ के आए ना, तो 11th में पढ़े थे ना। ससंजक असंजक बल, समान प्रकार के कणों के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं।
असमान प्रकार के कणों के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं ना ऐसा। ठीक, अब तुम सोचो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो। किसमें जॉब कर रहे हो? किसी, अब जब ख्याली पुलाव खा ही रहे तो अच्छा वाला खाएं, है ना, थोड़ी ना मिलेगा। अब सोचो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, 2 लाख सैलरी है तुम्हारी, महीने की, साल की नहीं बोल रहा था, उसमें तो मर ही जाएगा आदमी। साल में 2 लाख में आजकल सूंघते नहीं बन रहा है, ठीक, खाना तो दूर की बात है ना, सूंघने में नहीं मिलेगा 2 लाख रुपए में, है ना। तो मान लो महीने का 2 लाख रुपए तुम्हारा सैलरी है, हाँ ठीक, उतने में एक दूसरी कंपनी का मैनेजर बोलता है कि मैं आपको जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो संडे को मिले तो बोलेंगे एकदम आइए सर, होटल में बुलाओगे तो होटल चल दूंगा, घर में आओगे तो आ जाओ, नौकरी देने वाला है ना, बुलाए, घर में आया, बैठा, है ना, और उससे बात किए, थोड़ा मिठाई उठाई चाय वाय दिए, है ना। उसके बाद बंदे को बोलते हैं हाँ सर बताइए, तो बोलता है कि मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको 1.5 लाख दूंगा, है ना। मतलब सपने टूट जाते हैं। 2 लाख, मैं तेरे को पता है मेरी औकात क्या है, 2 लाख महीना कमाता तू मेरे को 1.5 लाख देगा, उठ बे, चाय रख, मिठाई रख, निकल यहां से, ऐसा बोलेंगे ना, ठीक। और मान लो बोलता है कि मैं आपको 3 लाख दूंगा सर, और एक मिठा ला देगा, है ठीक, एकदम सर आप इसको ढूंढ रहा था मैं तो, है ना, जिंदगी बीत गई आप ही को ढूंढ रहा था, है ना, इतना हो मस्का है, मक्खन लगा के बात करेंगे उससे, हैं, क्योंकि हमको चाहिए। और सामने वाला मान लो बोलता है 2 लाख दूंगा, फिर हम सोचेंगे, पता करेंगे कंपनी के बारे में, कहाँ जाने से पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, किधर काम ज्यादा है ना, ठीक। ज्यादातर हम लोग काम नहीं करना चाहते ना, ठीक, हम चाहते हैं कि पैसा ज्यादा मिले और काम कुछ ना हो, है ना। तो सेम वैल्यू में कम काम तो नहीं करना पड़ रहा है, ज्यादा डांटता तो नहीं है, पता होता करके सोचेंगे, है ना। ऐसी सोचो बेटा, जल का कण जल को आकर्षित करता है, किस बल से आकर्षित करता है? ससंजक बल से। दूध का कण भी जल को आकर्षित कर रहा है, किस बल से आकर्षित कर रहा है? असंजक बल से। दूध का कण है, पानी का कण, अलग अलग कण हो गए, तो कौन सा बल हुआ? असंजक बल। असंजक बल, सासंजक बल। अगर दूध का कण पानी के कण को ज्यादा बल से आकर्षित करेगा तो दूध पानी के साथ आ जाएगा, पानी को छोड़ देगा। समझ आ रहा है? 2 लाख को छोड़ करके 3 लाख वाले के साथ चला जाएगा। आया समझ में? तो अगर आसंजक बल अधिक हुआ तो क्या होगा? पूर्णतः विलय। ठीक। अगर दोनों बराबर हुए तो आंशिक विलय। और अगर सासंजक बल अधिक हुआ, नहीं समझे, पुरानी नौकरी से कम पैसा कोई ऑफर करे, निकल बे, क्या होगा? अविलय। क्या होगा? अविलय, है ना। तो ये पहला हो गया प्रकृति। प्रकृति के बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा है ताप। दूसरा क्या देखेंगे? ताप। ताप पर क्या डिपेंडेंसी है बच्चों? सोचो, ताप पर क्या निर्भरता है ना। तो द्रव को द्रव में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा दिया। द्रव को द्रव में घोलने की कोशिश कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम द्रव का ताप बढ़ाते हो, है ना, हम देखते हैं गतिज ऊर्जा जो कणों की है वो बढ़ जाती है, और इस कारण से तुम देखते हो कि विलेयता भी बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने से विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। अब नहीं समझ आया बोलो। समझ आने से भी नहीं आया बोलना अच्छी बात है, क्योंकि उससे फिर टीचर अच्छे से समझाता है। आया बोलने से कौन समझाएगा? हाँ ठीक। सब लोग, सारे बच्चे क्या करते हैं? समझ आया? हाँ सर। है? और क्या करेगा फिर टीचर? हो गया, फिर दूसरा पढ़ाऊंगा बोलेगा। समझ आया बोलने से नहीं आया सर, फिर से समझा। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। हाँ तो अच्छा, मैं समझाता हूँ। अगर किसी सब्जी को उबलता हुआ देखें, कोई सब्जी पक रही है, उबलता हुआ देख रहे हो, तो तुमको उबलते हुए सब्जी में तेल ऊपर तैरता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर सब्जी उबल रहा है तो गर्म है,
गर्म है तो तेल जो है जल में घुल गया है। वही सब्जी को उतार दोगा गैस से और किनारे में रख दो, और 5 मिनट बाद देखो कभी कभी तेल जल के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। मस्त पार्टी वार्टी का खाना हम देखना रे हैं, समझ रहे हो ना? 10 किलो सब्जी में 1 किलो तेल होता है तैरता हुआ, बाकी बनाया तो छोड़ दो, है ना? ऊपर से तुमको अलग से तेल दिखता रहता है ना। स्ट्रॉ से खींच लो तो 2 लीटर निकलेगा, 1 लीटर निकलेगा, समझ आ रहा है ना? तो वो तेल कब दिख रहा है? जब ठंडा हो गया तब। जब गर्म था तब दिखा क्या? नहीं, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूध उबल रहा है, उबलते हुए दूध को देखना, कोई मलाई नहीं दिखेगा। वहीं दूध को ठंडा होने दें तो ऊपर में मलाई का एक परत बैठ जाता है। मलाई क्या है? मलाई वही है जिससे घी बनता है। घी क्या है? घी तेल है। जल में तेल कब घुला था, है ना? जब गर्म था तब, पर जब ठंडा किए तो क्या हुआ? अलग हो गया। समझ आया? तो इस तरह से ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, दाब। दाब का लाइन वही है, दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है। क्या द्रव दबता है? हैं? 1 गिलास पानी में 1 गिलास तेल डालकर ऊपर से पिस्टन में उसको दबाओगे तो तेल कभी जल में नहीं घुलेगा, तो विलेयता पर प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। ठीक, तो हमने द्रव द्रव विलयन की विलेयता पढ़ ली। ठीक है बच्चों, अगला जो विलयन हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? गैस द्रव विलयन, है ना? तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में अगला पॉइंट लिखेंगे गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब इसमें हम पहला जो पॉइंट लिखेंगे, हर बार क्या लिखे हैं बेटा? प्रकृति। पहला पॉइंट क्या है? प्रकृति। प्रकृति, नेचर। तो गैसें द्रव में घुलती हैं। सबसे पहले तो यह सोचने वाली बात है ना? अब किसी को मन किया कि आज गैस द्रव में घोली लूं, है ना? और वो हवा भरने वाला पंप ले आया, अब बाल्टीन भर पानी लेकर के उसमें हवा भरने का पाइप डाल के दिन भर पंप चलाया, थोड़ा सा भी हवा नहीं घुलेगा, है ना? ये तरीका नहीं होता है। हवा घोलने के लिए तुम करते क्या हो? कोल्ड ड्रिंक्स में हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो उसे डिजोल्व करने के लिए करते क्या हो? एक तो उच्च दाब पे भरते हैं हम, फिर उसको फ्रिज में डाल के ठंडा कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड द्रवित हो जाता है, और जो द्रवित हो जाता है तो घुल जाता है। हवा जल में नहीं हो सकता क्योंकि हवा का घनत्व कम है, घनत्व का प्रॉब्लम है। तो हवा को डायरेक्ट पानी में डालने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेगा। वही गैसें द्रव में घुल पाती हैं जो आसानी से द्रवित होती हैं। तो प्रकृति में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसें ही द्रव में घुलती हैं, जैसे कि अमोनिया, H2S, ठीक, PH3, ये ऐसी गैसें जो होती हैं वो जल में घुल सकती हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पर अगर तुम चाहो कि हीलियम घुल जाए तो कर लो मेहनत, नहीं घुलेगा क्योंकि आसानी से द्रवित नहीं होगा, है ना। तुम हाइड्रोजन गैस को घोलने की कोशिश करो, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, ये भी आसानी से द्रव में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि वो आसानी से द्रवित नहीं होगा। वही गैसें द्रव में घुल जाती हैं जो आसानी से द्रवित हो पाती हैं, जो आसानी से द्रवित नहीं होती वो घुल नहीं पाती। ठीक है, तो प्रकृति में इंपॉर्टेंट है द्रवित होना, है ना। सेकंड पॉइंट अगर देखें तो सेकंड पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे ताप। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता जो है वो घटती है। यहां पर उल्टा इफेक्ट आएगा, ताप बढ़ाएंगे विलेयता कम होगी। इससे पहले ठोस द्रव विलयन हो चाहे द्रव द्रव विलयन, हम देख रहे थे कि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, पर यह घटती है ना। अगर पानी से बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है किसी चीज़ का, तुम पानी को उबाल दो तो उसके अंदर का जो भी स्मेल आने वाला गैस है वो उड़ जाएगा, है ना, तो उसके अंदर की बदबू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? कम होगी, गैसें घुलेंगे नहीं। अब कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म कर दो,
है ना, उसके बाद तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा रे। हैं जिस टेस्ट के कारण तुम पीते हो, तुमको कार्बोनिक एसिड मिस करेगा, मतलब तुम कार्बोनिक एसिड को मिस करोगे, वो कैसे तुमको मिस करेगा, है ना। ठीक है, H2CO3 को मिस करोगे, उसका टेस्ट नहीं आएगा, है ना। ताप बढ़ाने पर गैसें द्रवित नहीं हो पाएंगी, वो गैस बन जाएगी, तो उसकी द्रव में विलेयता क्या होगी, घटेगी। तीसरा पॉइंट है दाब। और 2 बार तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है। यहाँ गैसें दबती हैं तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। अब इसको समझना है तो इसके लिए हम लोग एक ऐसे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसे सिलेंडर है, बेलन मतलब, इसमें हम एक पिस्टन लगा देते हैं इस तरह से। इसमें कोई द्रव रख देते हैं और द्रव के ऊपर में हम गैस लगा देते हैं, कोई भी, यहाँ पर गैस भरी हुई है, और ऊपर से आरोपित करते हैं दाब। और मान लो घुली गैस की मात्रा है m, तो हमने एक नियम पढ़ा था, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के 2 रूप हैं भाई, है ना। तो अभी मैं हेनरी के नियम का एक रूप बताऊंगा, ये समझने के लिए है। एक रूप जो हम लोग एग्जाम में लिखते हैं वो, है ना। हेनरी का नियम क्या कहता है, किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा, m क्या है, विलेय गैस की मात्रा जो घुली हुई है, क्या होती है, आरोपित दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम क्या बोलता है, निश्चित ताप पर, ताप निश्चित होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अलग अलग ताप पर विलेयता अलग अलग होगी, तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर ताप को नियत रखेंगे। नियत ताप पर किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नियत ताप पर किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। ठीक, समुद्र तल जो है, समंदर का पानी सबसे ज़्यादा गंदा पानी है ना। हम पूरी शहर की गंदगी नदी में डाल देते हैं, नदी सारी गंदगी समंदर में डाल देती है, समंदर से सूर्य नारायण भगवान जलवाष्प उड़ाते हैं, वापस लाके बरसात कराते हैं, ये फिर से बह के फिर वहीं, सारी गंदगी समंदर में। ठीक, पर फिर भी हम देखते हैं कि समुद्र जो है वो क्या बोलते हैं, जीवन से भरा हुआ है। मछलियाँ हैं, केकड़ा है, झींगा है, क्या बोलते हैं, कछुआ है, और भी बहुत कुछ है ना, ऑक्टोपस सब जी रहे हैं। क्यों जी रहेगा, क्योंकि जल में क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है जल में, ऑक्सीजन। जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन जो है जल में घुला हुआ है। वहीं अगर तुम लद्दाख में कोई झील में पहुंच जाओ तो वहां तुम्हें ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम है, दाब कम है तो ऑक्सीजन कम घुला है। समझ आ रहा है, जितनी ऊंचाई पे रहेंगे ऑक्सीजन की जल में विलेयता उतनी ही कम होगी, क्योंकि दाब कम हो जाएगा, और कम होगा इस कारण से हम देखते हैं कि वहाँ जो एक्वेटिक वर्ल्ड है, मतलब जो जल के अंदर जीवन है, वो कम होगा। ठीक, एक कुछ साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था, हिमालयन ऑक्सीजन रिच वाटर, मतलब ऑक्सीजन की अधिकता। मतलब सुन के ऐसा लगता था जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदी में जो पानी है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, पर यह साइंस के हिसाब से गलत है। वहाँ से निकलने वाला जो पानी है वो शुद्ध हो सकता है, हाँ, उसमें अविलेय मतलब उसमें विलेय अशुद्धियाँ कम हो सकती हैं, बट उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हिमालय ऊंचाई पर है, अधिक ऊंचाई पर रहेंगे तो पी का मान कम हो जाएगा, तो उसमें कम गैस घुलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच वाटर नहीं हो सकता। हाँ, हिमालयन एक कंपनी हो सकती है जो अपनी कंपनी में पानी के अंदर ज़्यादा दाब लगाकर अधिक ऑक्सीजन घोलकर ढक्कन वक्कन बंद करके तुमको दे और तुम उसे पियो, है ना। इट कैन पॉसिबल कि ऑक्सीजन क्या बोलते हैं कृत्रिम रूप से घोला जाए, पर प्राकृतिक रूप से हिमालय से निकलने वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये बेसिक बात है। तो m इज प्रोपोर्शनल टू p, तो इसका मतलब क्या है, दाब में वृद्धि करने पर हम देखते हैं क्या कि विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने के लिए हम उच्च दाब निम्न ताप पर रखते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट रही, तो ताप कम करना पड़ेगा। तो निम्न ताप पर और उच्च दाब पर रखने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी।
एक बार फिर से हेनरी का नियम का यह रूप देख लेते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कितनी गैस घुली है। तो इसका नियम का क्या बोल सकते हैं, नियत ताप पर किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। बट एक और हेनरी का नियम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के लिए हमें मोल प्रभाज को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो मोल प्रभाज पढ़ाने के बाद मैं हेनरी का नियम का वह रूप भी एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम में वो लिखना है। गैस द्रव विलयन की विलेयता प्रकृति क्या, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें आसानी से घुलती हैं, जो द्रवित नहीं हो पाती वो नहीं घुलती हैं। ठीक, इस पर डिपेंडेंसी अगर देखें तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया है ना। 3 तरह के विलयन पढ़े। पहला क्या पढ़ा बेटा, ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन में प्रकृति क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा वैसे में घुलता है, आयनिक में घुलता है, कार्बनिक कार्बनिक में घुलता है। उसका जो संबंध क्या है, जालक ऊर्जा विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा अधिक जालक ऊर्जा कम, अगर है तो घुल जाएगा। विलायकन ऊर्जा जालक ऊर्जा के बराबर है तो भी घुल जाएगा, पर अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से कम है तो नहीं घुलेगा। ठीक, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है क्योंकि विलायकन ऊर्जा बढ़ जाती है और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैस द्रव विलयन में द्रव द्रव विलयन में क्या डिपेंड करता है, तो 3 तरह के द्रव हो सकते हैं, पूर्णतः मिश्रणी, आंशिक रूप से मिश्रणी। क्या होता है उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ससंजक बल, असंजक बल। ससंजक बल अधिक असंजक बल से नहीं घुलेगा, असंजक बल अधिक ससंजक बल से या बराबर है तो भी घुल जाएगा। ठीक, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैस द्रव विलयन में जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं वो घुलती हैं, जो नहीं होती हैं नहीं घुल पाती हैं। ठीक है, प्रकृति सेकंड, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। यहाँ पे हेनरी का नियम लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट किए। इसके अगले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।